सो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 वीडियो को कवर किया था, जहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था अच्छे से। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश ग्रामर के बेसिक को समझने की हमने धीरे धीरे कोशिश करना शुरू करा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के और डिटेल में जाएंगे। प्लस यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है किसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कौन से वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, यूट्यूब पे आप एक काम करो, पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करो मैं जो आंसर लिख रहा हूँ उससे। ठीक है, सबसे पहले आता है अकबर कॉल्ड बीरबल इन द फोर्ट। तो अकबर आपको पता है क्या है, अकबर किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। कॉल्ड मतलब क्या होता है, एक्शन करना, तो कॉल मतलब एक्शन, यानी एक्शन वर्ब हो गया ये। बीरबल क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, तो नाम को कौन बताता है, नाउन। कोर्ट क्या है, प्लेस है, तो कोर्ट क्या हो गया, नाउन। कोर्ट से पहले आकर, यानी नाउन से पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करने वाला काम कौन करता है, मीनिंग को फिक्स करने वाला काम, मीनिंग को क्वालिफाई करने वाला काम नहीं, मीनिंग को फिक्स करने वाला काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। अब यहाँ पे लिखा है इन। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउन या दो प्रोनाउन या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। ठीक है, और ये कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है। तो किन के बीच में रिलेशन बता रहा है, कौन से दो नाउन के बीच में, बीरबल और कोर्ट के बीच में रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस है अ डेलीगेट मेट नेहरू इन दिस असेंबली। डेलीगेट क्या है, डेलीगेट नाउन हो गया। नाउन से पहले अगर उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। तो क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। मेट मतलब किसी से मिलना, यानी एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। नेहरू नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके बाद असेंबली, असेंबली जहाँ वो प्लेस जहाँ पे लोग गैदर करते हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से ठीक पहले अगर उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने वाला काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। यहाँ पे रिलेशन बता रहा है नेहरू और असेंबली के बीच में। नेहरू का है, असेंबली में है, तो उसको रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अगले सेंटेंस में अलास, अलास आपको मालूम है क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, अलास इंडिया कंट्री का नाम है, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। पार्टीशन क्या है, पार्टीशन भी क्या है, नाउन हो गया। नाउन से ठीक पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल। अब यहाँ पे लिखा है कुड नॉट स्टॉप। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कुड और स्टॉप ये दोनों तो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये नॉट क्या है, नॉट, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, आर्मी सीडीएस एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना था। तो ये नॉट है क्या, जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करता है, यानी वर्ब की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब बोलते हैं। जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, कुड स्टॉप। कुड स्टॉप पर क्या हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो नॉट क्या कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को बता रहा है, वर्ब के मीनिंग को इंटेंस कर रहा है, बता रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है उसके मीनिंग को, कि भाई स्टॉप नहीं हुआ। तो नॉट क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो नॉट विल बी एडवर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला सेंटेंस पे हम चलते हैं, अगले सेंटेंस पे हम चलते हैं। चाणक्य इज ट्रूली वेरी ब्रिलियंट। चाणक्य नाम है, तो चाणक्य क्या हो गया, नाउन। इज क्या है, इज हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम इसको स्टेट बताने का काम करें तो स्टेट बताने का काम जो वर्ब करती है उसको हम बोलते हैं स्टेट वर्ब। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एक क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चाणक्य की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड किसी नाउन के क्वालिटी को बताता है या फिर उसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के मीनिंग को और इंटेंसिफाई करने का काम कौन करता है, चाणक्य इज ट्रूली वेरी ब्रिलियंट। तो वेरी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट तो है लेकिन कितने वेरी ब्रिलियंट है, तो यानी एडजेक्टिव के मीनिंग को और इंटेंसिफाई किया जा रहा है। तो वो वर्ड कौन करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को इंटेंसिफाई, एडवर्ब करता है। तो वेरी क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे ट्रूली भी लिखा है, वेरी से पहले ट्रूली भी लिखा है, तो ट्रूली क्या कर रहा है, इस एडवर्ब के मीनिंग को और इंटेंसिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड इंटेंसिफाई करता है मीनिंग को, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब बोलते हैं। तो ट्रूली भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। प्लस ये किसके मीनिंग को इंटेंसिफाई भी कर रहा है, ब्रिलियंट के मीनिंग को भी इंटेंसिफाई कर रहा है। तो ये भी बोल सकते थे हम, चाणक्य इज ट्रूली ब्रिलियंट, यानी ब्रिलियंट जो है वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रिलियंट से पहले आकर के उसके मीनिंग को इंटेंसिफाई करने का काम कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो क्या हो गया, ट्रूली क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तानसेन लिखा, तानसेन क्या है, किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। तानसेन सैंग, सैंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो एक्शन वर्ब हो गया। गाना एक एक्शन होता है। सैंग वेल, कैसे गा रहा है, अच्छा गा रहा है, यानी ये वर्ब के बारे में बताने का काम कर रहा है, कौन सा वर्ड, वेल। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जो वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करता है वो कौन होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है,
रियली वेल, यानी ये एडवर्ब के मीनिंग को और इंटेंसिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? रियली। ये वेल के मीनिंग को और इंटेंसिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब के मीनिंग को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब वो क्या गा रहा है? वो गा रहा है राग, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन के ठीक पहले आकर के उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है? आर्टिकल करता है, तो ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है, क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि एडवर्ब क्या है, जो आंसर हाउ का दे रहा होगा, ठीक है, व्हेन का दे रहा होगा, वेयर का दे रहा होगा, या वाई का दे रहा होगा, तो जो भी वर्ड इन चारों क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होगा ना किसी भी सेंटेंस में, वो वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। एक चीज और, नाउन के पीछे आकर के, नाउन के जस्ट पहले आके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है, और नाउन से ठीक पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है? आर्टिकल करता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है आर्टिकल में और एडजेक्टिव में, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। यहाँ पे लिखा है वाओ। वाओ क्या होता है? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। इंडिया, इंडिया क्या है? नाउन है। इंडिया हैज क्या हो गया? स्टेट को बता रहा है, यानी स्टेट वर्ब हो गया। गॉट, गॉट मतलब क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। गॉट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक नाउन हो गया। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? नया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। और फिर ये क्या हो गया? नाउन के मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है? उससे पहले आकर के आर्टिकल करता है, तो ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अकबर क्या है यहाँ पे? अकबर हो गया नाउन। अकबर डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट हेयर। डिड और डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे क्या हो गए? एक हो गया स्टैटिक वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और एक हो गया मेन वर्ब। अब ये नॉट क्या होगा यहाँ पे? मैंने जस्ट आपको प्रीवियस वाले सेंटेंसेस में बताया था कि जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करता है, जो वर्ड वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉट क्या कर रहा है? इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि अकबर ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, यानी वर्ब के मीनिंग को इंटेंसिफाई करने का काम कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है, तो इस वजह से ये नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, और कहां डिस्क्रिमिनेट नहीं किया? हेयर। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एडवर्ब अगर आपको निकालना है तो आप क्वेश्चन में पूछो वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई का आंसर। जो वर्ड आपको इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो अकबर कहां डिस्क्रिमिनेट नहीं करता? अकबर वेयर डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, अकबर हेयर डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो हेयर का आंसर मिल गया हमें, तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, द स्मॉल स्टेट हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री। स्टेट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया वैसे तो, आगे नाउन जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे इसको। स्मॉल, कैसा स्टेट? स्मॉल स्टेट, यानी नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। उसके बाद नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है? आर्टिकल करता है, तो ये क्या? द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। हैज क्या हो गया? स्टेट बताने वाला वर्ब हो गया। हिस्ट्री क्या है? नाउन हो गया। नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। कैसी हिस्ट्री? रिच हिस्ट्री, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसकी विशेषता बता रहा है ना, उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को बड़ा बता रहा है नाउन के मीनिंग को, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब कैसी हिस्ट्री? रिच तो है हिस्ट्री, लेकिन वेरी रिच है, यानी ये एडजेक्टिव को भी और इंटेंसिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? वेरी, यानी जो वर्ड एडजेक्टिव के मीनिंग को और इंटेंसिफाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये क्या है? ये इस हिस्ट्री के मीनिंग को फिक्स कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है, द सेशन इज ऑन रिकॉर्ड। सेशन क्या है? नाउन है। नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है? आर्टिकल करता है। मीनिंग को फिक्स करने का काम करता है, मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम नहीं करता। ठीक है ना। इज क्या है यहाँ पे? स्टेट बताने वाली वर्ब है। रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे? नाउन है। और यहाँ पे ये ऑन क्या होगा? दो नाउन के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है, तो ये ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, पटेल केम एज ही वांटेड यूनिटी। पटेल क्या है यहाँ पे? नाउन है, नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या हो गया? नाउन। केम क्या? आना मतलब क्या होता है? एक्शन हो गया, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। ही वांटेड यूनिटी, ही किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? ही यूज हो रहा है पटेल के लिए, यानी नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ही वांटेड, वांटेड क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक है, और क्या चाहिए थी उनको? यूनिटी। यूनिटी क्या है? नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एज कर रहा है, तो ये एज क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ठीक है,
आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मेरे को आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि अब एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस वाले सेंटेंसेस पे चलते हैं। अकबर कॉल्ड बीरबल इन द कोर्ट, तो अकबर के नवरत्न में से एक था बीरबल, ठीक है। राजा तोडरमल था, वो क्या था, रेवेन्यू देखते थे। तानसेन म्यूजिक, अबुल फजल हिस्टोरियन, बाकी के भी फेमस नवरत्न थे। अकबर का जो कोर्ट था वो फतेहपुर सीकरी में था, 1571 में बनाया। और बीरबल जो थे वो 1586 में यूसुफजई ट्राइब के अगेंस्ट एक्सपेडिशन में शहीद हो गए थे, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है, अ डेलीगेट मेट नेहरू इन द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 389 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, पार्टीशन के बाद 299 रह गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और BR अम्बेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में। 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसको आप ध्यान रखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको GS के पार्ट पे, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है, अलास इंडिया कुड नॉट स्टॉप द पार्टीशन। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था, सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी हुआ था ये। रेडक्लिफ लाइन जो है वो सिर्फ 5 हफ्ते में बनाई गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, 5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। गांधी जी जो थे वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, और उन्होंने इवन दिल्ली में फास्ट रखा था कम्युनल वायलेंस रोकने के लिए। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 ने ऑफिशियली पार्टीशन कंफर्म किया था। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। चाणक्य इज ट्रूली वेरी ब्रिलियंट। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इतना ध्यान रखना बस, बहुत रहेगा इसमें। लास्ट है, तानसेन sang द राग रियली वेल। अकबर के नवरत्न में सबसे फेमस म्यूजिशियन थे वो, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अगले सेंटेंसेस पे हम लोग चलते हैं। वाओ, इंडिया हैज गॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ। बन के कब रेडी हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। लेकिन हमने 2 महीने बाद क्यों इसको एनफोर्स किया, इसका जवाब आपको मिलेगा पॉलिटी में। नेहरू जी की वजह से हमने इसको 2 महीने डिले किया था। उसका एक और कुछ और रीजन था उसका, उन्होंने, आप लोग जब पॉलिटी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी उसकी, ठीक है। आज की तारीख में 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, अकबर डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट हेयर। अकबर ने जिजिया टैक्स जो था उसको हटाया था 1564 में, तो नॉन मुस्लिम्स पर से बर्डन उठाया था एक तरह से। अगला सेंटेंस है, द स्मॉल स्टेट हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री। गोवा जो है वो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, सिर्फ 3702 स्क्वायर किलोमीटर का। पुर्तगीज कॉलोनी 451 साल तक थी यहाँ पे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। इंडिया के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द सेशन इज ऑन रिकॉर्ड। इंडियन पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, एक तो बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। 0 आवर में क्या होता है, 12 बजे होता है वो। कोई भी MP बिना नोटिस के इशू उठा सकता है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, आर्टिकल 83 के हिसाब से, ठीक है। 5th सेंटेंस जो है वो क्या है, पटेल केम एज ही वांटेड यूनिटी। यहाँ पे पटेल कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगर वो नहीं होते तो उनके बिना आज इंडिया कई टुकड़ों में होता। स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं का स्टैचू है, 182 मीटर्स, वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है गुजरात में, गुजरात के केवाड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या था, पहले हमने वर्ड पढ़ा था। वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं वर्ड। अब हम बात कर रहे हैं आगे, अगर एक वर्ड लिखा हो मैंने यहाँ पे, साथ में एक और वर्ड लिख दिया हो, साथ में एक और वर्ड लिख दिया हो। अब अगर ये 3 वर्ड मैंने लिखे हैं तो ये 3 वर्ड मिलकर के क्या माने जाएंगे, 3 वर्ड मिलकर के क्या माने जाएंगे, ये पूछा मैंने आपसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एक नाम में फ्रेज। फ्रेज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पद, पर मैं लिखना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है कोई बात नहीं, बता दिया मैंने। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं जब एक से ज्यादा वर्ड लिखे हुए इकट्ठे, तो उन पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज के बारे में हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। क्या
सबसे पहले तो ये फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। नंबर 2, इट हैज नो मेन वर्ब। नंबर 3, इट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब फ्रेजेस से हम कभी भी कोई कंप्लीट मीनिंग डिराइव नहीं कर सकते। वर्ड्स तो लिखे होते हैं, 3-4 वर्ड्स लिखे होते हैं, आप उससे मीनिंग निकाल सकते हो, आधा मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन पूरा मीनिंग आप फ्रेजेस के दम पे नहीं निकाल सकते किसी भी चीज का, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती, ठीक है। मेन वर्ब नहीं होती फ्रेजेस के अंदर, मेन वर्ब नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला ही वॉक्स, अब मैंने ही बोला, ही के साथ मैंने बोला वॉक्स, अगर मैं बोलता ही वॉक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत हो जाता। आपको मालूम है थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन में भी ही या शी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, एस का या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता साथ में यू हैज तो आपको मालूम है यू के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं ना कि हैज का, तो इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये भी चीज क्या होती है, ये फ्रेजेस में नहीं होती, ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा है शिवाजी एंड औरंगजेब, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, इससे हाँ आप इतना समझ पा रहे हो कि मैंने दो नाम लिखे हैं शिवाजी और औरंगजेब, लेकिन शिवाजी और औरंगजेब क्या, इसके बारे में कुछ आपको मीनिंग पता लग पा रहा है, बिल्कुल नहीं पता लग पा रहा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का फ्रेज हो गया। इसके अलावा एक और फ्रेज की मैं बात करता हूं आपके सामने, अ फोर्ट ऑन द हिल। अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हो, एक फोर्ट है एक हिल पे, इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेन वर्ब भी नहीं है इसमें, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का फ्रेज हो गया। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाह रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शिवाजी ने गोरिल्ला वॉरफेयर से मुगल आर्मी को बार बार हराया। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैप्टिव रखा। 1666 में शिवाजी एस्केप कर गए। शिवाजी के मौत के बाद भी मराठास ने मुगल्स को 27 साल तक डेक्कन में रोक के रखा। इसी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन एक्सेलरेट हुआ, यानी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने में, उसमें एक्सेलरेट होने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, उसमें हाथ है सबसे बड़ा किसका, मराठास का, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस पर, अ फोर्ट ऑन द हिल। रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र, शिवाजी की कैपिटल, 820 मीटर्स की ऊंची पहाड़ी पर। 1674 में यहाँ शिवाजी का छत्रपति कॉरोनेशन हुआ था और 1680 में यहाँ उनका निधन हुआ। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान, इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट, 700 एकड़ में फैला हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से फ्रेजेस पे आकर के। अब हम बात करें अगर काइंड्स ऑफ फ्रेज की, तो 3 तरह के काइंड्स ऑफ फ्रेज होते हैं हमारे पास, मेन काइंड्स ऑफ फ्रेज। 3 तरह के मेन होते हैं हमारे पास फ्रेजेस। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो होता है एक नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। होप सो नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों पे अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रेजेस के बाद हम लोग लैंड करते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है क्या, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, फ्रेजेस का एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर सेंटेंस। जो हमने फ्रेजेस के मीनिंग पढ़ा था ना, सेंटेंस का मीनिंग उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पे जाता है। क्या होता है सेंटेंस, फ्रेजेस में हमने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये आ गई सेंटेंस की कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें मीनिंग पूरा निकल के आता है, ठीक है। मीनिंग पूरा निकल के आता है मतलब इसमें मेन वर्ब भी होगी। इसका मतलब क्या है, इट हैज अ मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब है तो इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या आती है, इट हैज अ करेक्ट यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्ट यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाता, रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है वो, ठीक है। करेक्ट यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट हैज अ करेक्ट यूजेज ऑफ
पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, इट हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आएगा, क्या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, या फिर एक और वर्ड से हम बोल सकते हैं इसको सिंटैक्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, एक प्रॉपर वर्ड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक सेंटेंस जैसे हमने हिंदी में आपने सुना होगा, सेंटेंस बोलते हैं बच्चे को दूध उबाल कर दो। अब यही आपके कोई बोले बच्चे को उबाल कर दूध दो, अरे भाई क्या लॉजिक निकल रहा है इसमें, बच्चे को उबाल कर दूध थोड़ी ना देंगे, बच्चे को दूध उबाल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए थी यहाँ पे, तब वो सेंटेंस क्या बनता है, लॉजिकल बनता है। ठीक है, तो इसी से हमारा छठा पॉइंट क्या हो गया, सेंटेंस शुड बी लॉजिकल, सॉरी इट शुड बी लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए। एक सेंटेंस मैंने बोला आग पानी खा रही थी, अरे यार क्या सेंटेंस है, आग पानी खा रही थी, ये कुछ हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये चीज़? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल होना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं इसको लॉजिकल को इधर अलग से लिख लेता हूँ साइड में, इट शुड बी लॉजिकल। ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा आपको। अब बात आती है क्या कि सेंटेंस में जब मैंने बोला कि आपको पूरा एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तो अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, जो अरेंजमेंट है सेंटेंस का उसको मैंने 3 एलिमेंट्स में डिस्टिंग्विश किया है। ठीक है, कौन से हैं वो 3 एलिमेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ही हैं किसी भी सेंटेंस के। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम इंपॉर्टेंस की वाइज देखें तो, इंपॉर्टेंस वाइज देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वर्ब। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस में आता है वो आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंस में आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं, डूअर। और हिंदी में अगर कुछ लोग बोले तो उसको कर्ता बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन डूअर। ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का डूअर होता है। अब आता है हम वर्ब पे। वर्ब मैंने आपको बता रखा है पहले भी कौन से 2 तरह की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब, सॉरी एक तो होती है स्टेट बताने वाली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है एक्शन बताने वाली यानी एक्शन वर्ब। अब स्टेट बताने वाली वर्ब या एक्शन वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल और एटसेट्रा। ठीक है, काफ़ी सारी होती है हेल्पिंग वर्ब। जब हम वर्ब स्टडी करेंगे, और वर्ब स्टडी ना भी करें उससे पहले ही हम लोग काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को कवर कर चुके होंगे। अब एक्शन वर्ब क्या होती हैं, जो किसी भी एक्शन को बता रही होती है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो वर्ब करती है, यानी वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो पाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, वर्ब हुई। भले एक बार को सब्जेक्ट हो ना हो चल जाएगा, ऑब्जेक्ट ना हो चल जाएगा, लेकिन वर्ब होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बनाने में। ठीक है, एक्शन वर्ब मैंने मानी एक गो, और हाँ ये गो जो है ये सबसे छोटे से छोटा सेंटेंस भी होता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बोलोगे गो, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, आपने बोला ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो होना जरूरी है ना। कैसे मान ले गो मतलब क्या हुआ भाई, आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, चलो ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में तो एटलीस्ट बताना जरूरी है ना। तो इस चीज को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और इसी क्लास में हम लोग उस इंपेरेटिव सेंटेंस वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बताओ, तो आप कैसे बताओगे? फर्स्ट फॉर्म तो गो की गो होती है, सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गो की गॉन होती है। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से साइड में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग, और गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गोज। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर के किसी भी सेंटेंस में अगर क्या का जवाब दे, या सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर किसी भी सेंटेंस में किसे का जवाब दे, तो वो वर्ड जो क्या या किसे का जवाब दे रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर किसी भी सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना इस बात को कि सब्जेक्ट जब वर्ब के साथ मिलकर किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब दे यानी व्हाट का जवाब दे, या फिर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के किसे का जवाब दे यानी whom का जवाब दे, तो जो वर्ड किसी सेंटेंस में whom
या व्हाट का जवाब देता है ना सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर के, वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। यानी वो वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिप्रेजेंट भी नहीं करता, मैं बोलूंगा वो वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ मिलकर या तो व्हाट का जवाब दे, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर के whom का जवाब दे। व्हाट यानी क्या, whom यानी किसे, हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है ना। व्हाट या whom का जवाब दे तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, मैं आपको 5-6 सेंटेंसेस देता हूं और वो आप मुझे बताना उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ अलग अलग टाइप्स के होंगे, आप देखना बस अब। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 सेंटेंसेस लिख दिए जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंट है और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको चीजों को समझने में, और कैसे रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले अकबर वॉज बिल्डिंग अ फोर्ट। अकबर क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाम है तो नाउन हो गया। वॉज क्या, यहाँ पे स्टेट बता रहा है यानी अवस्था बता रहा है तो ये क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो गया। बिल्डिंग के एक्शन, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है यानी एक्शन कर रहा है तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ब। फोर्ट क्या है, नाउन है, और नाउन से ठीक पहले आकर के उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है तो ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट बात ये कि आगरा फोर्ट जो है वो 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था और अकबर ने बनवाया। रेड सैंडस्टोन से बना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 1983 में। ठीक है, बाद में शाहजहां ने इसके अंदर व्हाइट मार्बल का काम करवाया। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ने इसे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बनाया। आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास सब फेमस स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस पे हम लोग आते हैं। इंडिया हैज अ वास्ट प्लेट्यू। इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है तो ये क्या हो गया, नाउन। हैज़ क्या है, स्टेट बताने वाली वर्ब है तो ये क्या हो गया, स्टेट वर्ब। प्लेट्यू क्या है, नाउन हो गया। नाउन से ठीक पहले आकर के उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने वाला काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। और नाउन से पहले आकर के उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। तो क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, कैसा प्लेट्यू है, वास्ट प्लेट्यू है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्चुअल बात ये कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये। बेसल्ट रॉक से बना, डेक्कन ट्रैप्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज का रिजल्ट। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सब इसी प्लेट्यू से निकलती हैं। अगला सेंटेंस आता है अशोका वॉज कार्विंग एन एडिक्ट। अशोका क्या है, यहाँ पे नाउन है, किसी का नाम तो क्या हो गया, नाउन। वॉज क्या है, स्टेट बताने वाली वर्ब यानी स्टेट वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। कार्विंग मतलब कोई एक्शन कर रहा है, कार्व करने का मतलब क्या हो गया, एक्शन कर रहा है तो एक्शन वर्ब हो गया ये। एडिक्ट क्या हो गया, एडिक्ट क्या है, एक नाउन है। नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अशोका के रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स से 33 एडिक्ट्स थे टोटल। रॉक्स, पिलर्स, केव्स पर लिखे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे थे। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिकोड किए। सारनाथ पिलर का लायन कैपिटल आज इंडिया का नेशनल एम्बलम है। सत्यमेव जयते मुंडाक उपनिषद से लिया। ठीक है, अगला सेंटेंस आता है पार्लियामेंट फंक्शंस नाउ। पार्लियामेंट क्या है, नाम है तो ये क्या हो गया, नाउन। फंक्शंस क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है तो एक्शन हो गया। पार्लियामेंट कब फंक्शन कर रहा है, अब फंक्शन कर रहा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया क्या। मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर के अगर वो क्या का जवाब दे रहा है वर्ड या फिर किसे का जवाब दे रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या का जवाब दे रहा है, क्या पार्लियामेंट फंक्शन कब, पार्लियामेंट कब फंक्शन कराई तो कब का जवाब दे रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड कब, कैसे और कहां का जवाब दे रहे हैं वो वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, इंडिया प्रॉस्पर्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या ये सेंटेंस नहीं हुआ, जी ये सेंटेंस हुआ लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंडिया क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, दैट इज नाउन, सब्जेक्ट या फिर नाउन। और प्रॉस्पर्स क्या है, एक्शन वर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप जब भी देखोगे ना तो ये क्या है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट ना साथ में। स्टार्टिंग में इंडिया भी क्या था, सब्जेक्ट था। अशोका भी क्या था, सब्जेक्ट था। नाउन तो है, नाउन के साथ साथ सब्जेक्ट भी है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट क्या था, सब्जेक्ट था। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब हम 6th वाले सेंटेंस में आते हैं तो यहाँ पे लिखा साइन द ट्रीटी। साइन क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, और द ट्रीटी क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में भी क्या हुआ, ट्रीटी क्या है, नाउन है। और नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को फिक्स करने वाला वर्ड क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे नंबर 6 वाले में तो सब्जेक्ट ही नहीं है। जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। नंबर 5 में आपने देखा ऑब्जेक्ट नहीं है, नंबर 6 में आपने देखा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां से, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि हो। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने देखी क्या, कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना
और वो भी एक्शन वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक्शन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे आप बात आती है कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं है, जब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर कैसे बात बनेगी? सब्जेक्ट तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब मैं आपको बोलूँ अगर कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप बोलोगे कहाँ लिखा है नाम, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा, किसी कोई नाउन ही नहीं है यहाँ पे, तो साइन से पहले यानी एक्शन वर्ब से पहले तो कोई नाउन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपको दूंगा कहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो इससे यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या समझ में आई कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सेंटेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? एक सेकेंड, क्या मैं सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट्स में? जो पहला पार्ट आता है वो तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के अलावा वाला जितना भी पार्ट है ना, जैसे यहाँ पे अकबर वॉज बिल्डिंग अ फोर्ट, अगर मैं अकबर को हटा दूं तो अकबर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। तो वॉज बिल्डिंग अ फोर्ट क्या है? सेंटेंस का प्रेडिकेट। तो सेंटेंस दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है, एक तो सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हटा दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ सेंटेंस में प्रेडिकेट। यहाँ पे इंडिया हैज अ वास्ट प्लेटू, इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और हैज अ वास्ट प्लेटू क्या हो गया? उस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं किस पे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। अगला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फंक्शनल बेस्ड, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फंक्शन बेस्ड। सबसे पहला काइंड ऑफ सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस। इसको हम साथ में क्या बोलते हैं? वैसे तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? या तो हम किसी चीज का डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं या कोई स्टेटमेंट बता रहे होते हैं, ठीक है। या तो हम किसी चीज का डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं या फिर हम किसी चीज का स्टेटमेंट बता रहे होते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पिछली वाली स्लाइड में रह गए थे, एक सेकेंड। पार्लियामेंट फंक्शंस नाउ में मैं लेके चलता हूं आपको। वैसे मैंने इसकी काफी सारी चीजें आपको बता रखी हैं। साइन द ट्रीटी पे अगर मैं लेके चलूं आपको, साइन द ट्रीटी, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है ट्रीटी ऑफ लाहौर, वो हुई थी 1846 में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1846, कश्मीर गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में दिया, डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हुई वहां से। ट्रीटी ऑफ बसेन 1802, मराठास और ब्रिटिश के बीच मराठा पावर का प्रैक्टिकल अंत हुआ इस टाइम पे। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम 1792 में हुई है, टीपू सुल्तान की पहली बड़ी हार। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपके साथ ट्रीटीज डिस्कस करी। अब हम वापस से चलते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा था उस पर, जो कि है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में डिक्लेरेशन या फिर स्टेटमेंट देते हैं हम लोग। अब एसर्टिव सेंटेंस भी जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। और यहां पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब नॉट की जगह नेवर भी लिख सकते हैं, सेल्डम भी लिख सकते हैं, हार्डली भी लिख सकते हैं, रेयरली भी लिख सकते हैं, बेयरली भी लिख सकते हैं, एंड एटसेट्रा, ठीक है। प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे इन दोनों के सिंटेक्स की बात, यानी इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज वॉन द इंडिपेंडेंस। और एक और मैं सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, ये किसका सेंटेंस हो गया? ऑब्वियसली बात है अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया ये, अफर्मेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं साथ में,
मराठास हैव नेवर एक्सेप्टेड, मराठास हैव नेवर एक्सेप्टेड द डिफीट। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर पहचानने की आपसे बात करूं तो आप बोलोगे कि यहां पे इंडिया क्या हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वॉन क्या हो गया, मेन वर्ब, और द इंडिपेंडेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगले सेंटेंस में मराठास क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये नेवर नॉट हो गया, एक्सेप्टेड क्या हो गया, मेन वर्ब, और द डिफीट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग मैंने बताया था आपको, क्या का आंसर देता है या किसे का आंसर देता है। इंडिया हैज वन व्हाट, इंडिया ने क्या जीता, इंडिपेंडेंस जीता, तो व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, द इंडिपेंडेंस, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द इंडिपेंडेंस। ऐसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में मराठास हैव नेवर एक्सेप्टेड द डिफीट, नेवर एक्सेप्टेड व्हाट, द डिफीट, हार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी मराठास ने, तो द डिफीट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड। 15 अगस्त 1947, 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद आज़ादी मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय रहे। आज़ादी के साथ पार्टीशन भी हुआ। रेडक्लिफ लाइन ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया। अगला आता है मराठास हैव नेवर एक्सेप्टेड द डिफीट। बैटल ऑफ हल्दीघाट 1756, महाराणा प्रताप हारे लेकिन कभी सरेंडर नहीं किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठास की सबसे बड़ी हार हुई अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के साथ, लेकिन 10 साल में दोबारा पावरफुल हो गए। पेशवा बाजीराव वन ने एक भी बैटल नहीं आ रहा था, 41 वॉर खेली और 41 की 41 विक्ट्रीज हुई उनके नाम पे। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव का भी एग्जांपल हो गया और नेगेटिव का भी एग्जांपल हो गया और साथ में इनके रिलेटेड फैक्ट्स भी हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले सेंटेंस के ऊपर जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कोई क्वेश्चन, जब कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है ना, दो पार्ट्स के होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, सॉरी। एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब ये दो तरह के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये दोनों अलग अलग टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ऊपर वाला क्लोज एंडेड है और नीचे वाला ओपन एंडेड है। क्या डिफरेंस होता है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में? क्लोज एंडेड सेंटेंसेस में क्या होता है, जो आंसर हमें मिलना होता है ना, वो यस या फिर नो में मिलता है, जबकि ओपन एंडेड सेंटेंसेस में हमें जो आंसर मिलता है वो डिटेल्ड आंसर मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। डिड अशोका विन द कलिंग वॉर? यस, ही वॉन द कलिंग वॉर, दैट्स इट, ये आंसर मिल गया हमें। अब अगले में लिखा है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। क्या इसका आंसर हमें यस या नो में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इनके फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अशोका ने कलिंग वॉर 261 बीसी जीता, लेकिन ये उनकी सबसे कॉस्टली विक्ट्री थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मरे, 1.5 लाख डिस्प्लेस हुए, बुद्धिज्म अपना लिया। ठीक है, और अगला है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में मौर्य एम्पायर की स्थापना की। चाणक्य की गाइडेंस में नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स ने इंडिका में उनके एम्पायर का विवरण किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस के ऊपर जो हम इतने देर से डिस्कस कर रहे थे, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। और आपके काफी सारे डाउट जो सब्जेक्ट को लेकर के थे, यहाँ पे जो यहाँ पे आपने पूछा था मेरे से, साइन द ट्रीटी, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस मैंने आपको बताया था कि गो जो है वो सबसे छोटा सेंटेंस है। वहां पे भी आपने पूछा होगा, अपने माइंड में आया होगा ये क्वेश्चन कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, चलो एटलीस्ट सब्जेक्ट तो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चल जाता है काम, लेकिन सब्जेक्ट तो होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपके वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ज्यादातर ये क्या देते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, प्रोहिबिशन, सजेशन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होता है, इनका स्ट्रक्चरल पैटर्न, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादातर इनके साथ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज, काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 में क्या है, ऑर्डर, कमांड, ये सब देने की बात हो रही है। प्लीज, काइंडली जब आ जाता है तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट बताने की बात होती है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कोई सजेशन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, अब मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। इन इम्पेरेटिव, मैंने आपसे बोला शट द डोर, दरवाजा बंद करके आओ। अब मैं आपसे ये थोड़ी ना बोलूंगा यू शट द डोर। अगर मैं ही हूं और आप ही हैं मेरे सामने तो मैंने आपको ही तो बोलूंगा ये बात कि शट द डोर। यहां पे मेरे को यू अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड है। आपको मैं बोल रहा हूं तो आपके लिए बोल रहा हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। आपसे बोला है जब डायरेक्टली, यानी लिसनर से बोला है मैंने शट द डोर, तो मुझे अलग से यू लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पे, यू शट द डोर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फिर आप ही को बोल रहा हूँ ना कि भाई डोर बंद करके आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिसनर जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी लिसनर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वही हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी कि क्या समझ में आया इससे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, यानी सेकंड पर्सन होता है, और वो चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है। इसी वजह से हम सब्जेक्ट को अलग से नहीं लिखते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, यानी लिसनर होता है जिससे हम बोल रहे होते हैं कोई चीज को, और वो यू जो है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि हाँ सामने वाले पर्सन से ही बोल रहे होंगे ये चीज। तो इसी वजह से हम सब्जेक्ट को अलग से लिखने का कष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। यू सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। फर्स्ट पर्सन आई, यानी मैं, अगर सामने वाले किसी पर्सन से बोल रहा हूं तो वो लिसनर हो गया। अब मुझे उसको साथ में यू बोलने की क्या जरूरत है भाई, प्लीज कम हेयर, प्लीज गो अवे, शट द डोर, शट योर माउथ। अब उसके लिए मैं यू शट योर माउथ क्यों बोलूं, जब मैं और वो ही है साथ में, तो मैं यू अलग से क्यों लगाऊं भाई। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है जो कि लिसनर होता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अगला है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट आ गया यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, इग्नोर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। नेवर आ गया यहाँ पे, थर्ड वाला, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इग्नोर आ गई, द ड्राफ्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ पे सब में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या का आंसर दे रहा है। नेवर इग्नोर व्हाट, द ड्राफ्ट। डू नॉट इग्नोर व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन। कैप्चर व्हाट, द फोर्ट। ठीक है, प्लीज प्रोटेक्ट, प्लीज आ गया यहाँ पे, प्रोटेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द रिवर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। प्लीज प्रोटेक्ट व्हाट, द रिवर्स। अब यहाँ पे आ गया लेट अस बिल्ड द नेशन, ये क्या सजेशन है, लेट अस बिल्ड द नेशन। तो लेट अस आ गया, लेट आ गया यहाँ पे, अस क्या है, ऑब्जेक्ट, बिल्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द नेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगले सेंटेंसेस पे हम चलते हैं जिनका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या नाम है इन सेंटेंसेस का, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पर उससे पहले हम लोग इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पे, आई होप सो हैं सही, अच्छे खासे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। कैप्चर द फोर्ट, शिवाजी ने टोरना फोर्ट 1646 में कैप्चर किया, सिर्फ 16 साल की उम्र में। ये मराठा एम्पायर की शुरुआत थी। बाद में रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिन्हागढ़ एक एक करके 360 से ज्यादा फोर्ट शिवाजी के कंट्रोल में आए। ठीक है, यहां तक इतना ही काफी है। डू नॉट इग्नोर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वॉइड होगा। केशवानंद भारती केस 1973, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, अंबेडकर ने इसे हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। किसे, आर्टिकल 32 को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार देता है। ठीक है, अंबेडकर जी ने इसे हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, अगला आता है नेवर इग्नोर द ड्राफ्ट।
बंगाल फेमाइन आया था, कब आया था? 1943 में आया था, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में, ठीक है। प्लीज प्रोटेक्ट द रिवर्स, बाकरा नंगल डैम 1963, एशिया का उस वक्त का सबसे बड़ा डैम। लेट अस बिल्ड द नेशन, यहाँ पे नेहरू जी का फेमस स्लोगन है नेशन बिल्डिंग के लिए, आराम हराम है। ये किसका स्लोगन था? नेहरू जी का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। कौन से सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे किसी को विश किया जाए, किसी को ब्लेसिंग दी जाए यानी आशीर्वाद दी जाए, किसी के लिए प्रे किया जाए, या फिर किसी को श्राप दिया जाए यानी कर्स, ठीक है। अब इसके भी कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पैटर्न होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगला पैटर्न होता है मे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। अगला पैटर्न होता है पैसिव वॉइस में मे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ है लॉन्ग लिव, ये खुद ही अपने आप में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। गुड प्लस, ठीक है। ये 6 के 6 पैटर्न्स हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मे प्लस सब्जेक्ट, इंडिया क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द विक्ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? मे प्लस इंडिया क्या है? सब्जेक्ट प्लस बी क्या आया? ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, और प्रॉस्परस क्या आ गया? एडजेक्टिव हो गया। इंडिया कैसा रहे? प्रॉस्परस रहे, ठीक है। तो ये किसके बारे में विशेषता बता रहा है? इंडिया के बारे में। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्या? प्रॉस्परस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मे तो ऑलरेडी था ही से, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बी था ही से, स्ट्रक्चर में रिस्पेक्टेड क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसीलिए हमने क्या लिखा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट। लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव पहले से था ही से, लिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विश इंडिया क्या है? सब्जेक्ट, अ ग्रेट फ्यूचर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। गुड था ही से, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस क्या हो गया? नाउन। गवर्नेंस कैसी? गुड। तो ये क्या हो? वैसे क्या हो गया? गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसका एडजेक्टिव? कौन सी नाउन का? गवर्नेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे पैटर्न्स जो पीछे बताए थे आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ये सब कवर करवा दिए। ये 1 से ये 1 रिलेट कर रहा है, ये 2 से ये 2 रिलेट कर रहा है, ये 3 से ये 3, ये 4 से ये 4, ये 5 से ये 5, और ये 6 से ये 6। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। में इंडिया गेट द विक्ट्री, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। ऑपरेशन विजय, इंडिया ने पाकिस्तान से एलओसी की चोटियां वापस हासिल की। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 527 इंडियन सोल्जर्स शहीद भी हुए थे। अगला सेंटेंस है मे इंडिया बी प्रॉस्परस, उसके बाद है मे द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिस्पेक्टेड ऑलवेज। इस पे भी हमने काफी सारा डिस्कशन कर लिया है। लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटाया। दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा एक गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर मनाया जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या है? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस वर्ड्स, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं इसमें? क्या क्या किस किस तरीके से सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं? जॉय, सॉरो, सरप्राइज, शॉक, पेन, एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इसके भी, और उससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से इनका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। सबसे पहला कौन सा तरीका है? सबसे पहला तरीका है इंटरजेक्शन, और फिर उसके बाद
एजर्टिव सेंटेंस। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका है WH वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और WH वर्ड में यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 ही वर्ड आते हैं। कौन कौन से? व्हाट, हाउ और व्हाई। वेल एक सेकंड, एक चीज़ और रह गई थी बतानी इंटरोगेटिव में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा जब WH वर्ड यानी जब क्लोज एंडेड सेंटेंस की जब हम ओपन एंडेड सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। कौन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब जो होते हैं ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा क्लोज एंडेड वाला ही रहता है। बस फर्क इतना सा होता है कि स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाता है, किसमें? ओपन एंडेड सेंटेंस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हुर्रे, इंडिया हैज वॉन द मिशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जिसमें इंटरजेक्शन आ रहा था सबसे पहले और उसके बाद एक एजर्टिव सेंटेंस आ रहा था, और उसके नीचे व्हाट अ ग्रेट स्ट्रक्चर कुतुब मीनार इज। तो यहाँ पे कौन सा वाला? सेकंड वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पे WH वर्ड, जिसमें कौन कौन से WH वर्ड हो सकते हैं? व्हाई, हाउ या व्हाट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 मून साउथ पोल पर लैंडिंग। इंडिया पहला देश साउथ पोल पर उतरने वाला, ठीक है। और वाकई में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था इंडिया के लिए, ठीक है। और अगला है व्हाट अ ग्रेट स्ट्रक्चर कुतुब मीनार इज। तो कुतुब मीनार जो है वो 72.5 मीटर्स इंडिया की सबसे ऊंची स्टोन मीनार है, ठीक है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया कब? 1993 में। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और जो मेरे से, आई एम सो सॉरी, मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बीच में, अभी याद आया जस्ट मुझे। यहाँ पे जो था, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, विश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दोबारा से ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार ऑब्जेक्ट क्यों आएगा उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और यहाँ पे भी विश इंडिया, जो सब्जेक्ट मैंने लिखा था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट और अ ग्रेट फ्यूचर। ये तो ऑब्जेक्ट सॉरी है ही से, ठीक है। विश इंडिया अ ग्रेट फ्यूचर, विश होम, विश इंडिया, एंड विश इंडिया व्हाट? अ ग्रेट फ्यूचर। आई एम सो सॉरी, मेरे को अभी रियलाइज हुआ एकदम से, तो हाथों हाथ मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया कि यहाँ पे ये गलत था, तो मैंने इसको आपको क्लियर सही करवा दिया है। अब इसको क्यों 2 बार ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, उसको हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2 बार ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, ठीक है। तो विश इंडिया अ ग्रेट फ्यूचर, इंडिया विश होम इंडिया, विश होम इंडिया, एंड विश इंडिया व्हाट? अ ग्रेट फ्यूचर। तो 2 बार ऑब्जेक्ट आ गए, एक है ऑब्जेक्ट 1, एक है ऑब्जेक्ट 2। इसका पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और जो छोटी मोटी गलतियां भी अगर मेरे से हो रही हैं तो आई एम रियली सॉरी, बस मुस्कुराइए और मुझे माफ करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।